बचाव में उतरी मोदी सरकार ने सोनिया गांधी पर हमला बोल दिया है। मोदी सरकार के मंत्रियों ने पूछा है कि कहां तक पढ़ी हैं सोनिया। स्मृति ने अपने हलफनामे में भी पढ़ाई को लेकर जो बात कही उस पर सवाल उठाया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने यह सवाल उठाया है कि 2004 और 2014 के हलफनामे में शिक्षा को लेकर अलग अलग बात क्यों की गई है। तो बात अब इस बिंदु पर आगे बढ़ गई है, विवाद इस पर आगे बढ़ गया। मैं स्मृति जुबिन ईरानी। इससे पहले कि स्मृति ईरानी अपना मंत्रालय संभालती, कांग्रेस ने योग्यता को लेकर सवाल खड़े कर दिए। इसकी शुरुआत मंगलवार को मोदी की ही समर्थक मधु किश्वर ने की थी, जिसकी केवल खुद की शिक्षा 12वीं की हो, और वो भी 12वीं ऐसी की है नहीं कि यूनिवर्सिटी में टॉप किए या बोर्ड के एग्ज़ाम में टॉप किए। 12वीं के बाद फैशन मॉडल के लिए जाती हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाती हैं, फिर उसके बाद आप टीवी सीरियल्स में चले जाती हैं। ये कोई क्वालिफिकेशंस नहीं बनती। विशेषकर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को तो बहुत भारी झटका लगा है। इसके बाद तो कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। कई ऐसे मंत्री हैं जो 8वीं क्लास, 6ठी क्लास या ऐसे पास हैं। हमने वो मुद्दा नहीं उठाया। हमने सिर्फ ये कहा है कि जो उपयुक्तता है, जो संबंध है इस मंत्री मंडल के इस पोस्ट की का और डिग्रीज का या शिक्षा का, वो मुद्दा उठाया। हमने कोई नॉर्मल डिग्रीज की बात नहीं की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जिम्मे देश के तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अलावा IIT और IIM जैसे तमाम बड़े संस्थान आते हैं। CBSE, ICSE जैसे बोर्ड में पढ़ाई से लेकर बाकी सुविधाएं और बदलाव की जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस को इसी बात पर ऐतराज है कि महज 12वीं पास को कैसे इतना बड़ा विभाग दिया जा सकता है। लेकिन बीजेपी और सरकार के मंत्री अब कांग्रेसियों से ही पूछ रहे हैं कि सोनिया कहां तक पढ़ी लिखी हैं। तो सोनिया गांधी जिन्होंने यूपीए की सरकार चलाई हो, उनके क्वालिफिकेशंस क्या हैं? पहले कांग्रेस के लोग उनका सर्टिफिकेट दिखाएं कि वो कितनी पढ़ी, कहां पढ़ी, किस प्रकार से पढ़ी, पढ़ाई का प्रकार क्या था। चुनाव आयोग में स्मृति ईरानी ने जो हलफनामा दिया था उसको लेकर विरोधाभास है। 2004 के चुनाव के दौरान दिए हलफनामे के मुताबिक 1993 में 12वीं करने के बाद स्मृति ईरानी ने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया, जबकि 2014 में दिए हलफनामे के मुताबिक 1993 में 12वीं करने के बाद 1994 में BCom फर्स्ट ईयर पास किया। इस हलफनामे में इस बात का ब्यौरा नहीं है कि उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है या नहीं। वैसे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की राय बाकी नेताओं से अलग है। उमर का मानना है कि HRD मिनिस्टर का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ये कहना तो वैसी ही बात हुई कि विमान मंत्री का पायलट होना जरूरी है। स्मृति ईरानी कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीती। इस बार राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से लड़कर वो हार गईं। कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो बतौर मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी का विरोध करेगी। हमारे साथ बीजेपी से हितेश वाजपेयी साहब जुड़ रहे हैं। हमें इंतजार है शोभा ओझा जी कांग्रेस से हमारे साथ रहेंगी। लेकिन वाजपेयी साहब से पहला सवाल ये, वाजपेयी साहब, ये जो मुद्दा आज उठाया कांग्रेस ने, जो आज जो मुद्दा उठाया है कि ये हलफनामा 2004 का और 2014 का ये अलग अलग क्यों था, इसका जवाब क्या देंगे आप? देखिए किशोर जी, इस पूरी घटना के दो पक्ष हैं। एक पक्ष जो आपने बताया विधिक पक्ष है और एक राजनीतिक पक्ष है। पहले मैं राजनीतिक पक्ष बोलना चाहूंगा क्योंकि राजनेताओं द्वारा उठाया गया बयान है। कांग्रेस में एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है जिसकी चर्चा हम हमेशा करते आए हैं। उनकी ये थ्योरी है स्पिट एंड रन, यानी कि थूको और भागो, और इसके बाद उसको लोग कुछ नहीं सोचना चाहते हैं, कुछ नहीं सुनना चाहते हैं और देश के प्रमुख मुद्दों की चर्चाओं को भटका देते हैं, और यही प्रयास इसमें किया गया है। रहा सवाल विधिक का, तो विधिक पक्ष जो कुछ भी है, जो एफिडेविट की जानकारी आप दे रही हैं, उसके लिए कई पटल हैं और मुझे लगता है उन पटलों पर स्मृति जी अपना पूरा पक्ष रखेंगी और मुझे कहीं भी उसमें कोई ऐसी बात नहीं दिखाई देती है। जब वो जो कोर्स कर रही थी उसकी उन्होंने जानकारी दी है, जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी तो उन्होंने उस ग्रेजुएशन की जानकारी दी है। कहीं पर यदि कोई टाइपिंग एरर या किसी प्रकार की कोई बातचीत आई है तो वो भी पक्ष सामने आएगा। उसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एफिडेविट तो सोनिया गांधी के भी गलत रहे हैं जिस पर के केसेस लड़े गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बाल की खाल निकालना है। हाँ, स्मृति ईरानी जी जिस क्षेत्र में गई उन्होंने एक्सेल
किया है। वो जमीन से उठी हुई महिला है जिन्होंने अपने घर को चलाया है। यदि वो एक्टिंग में गई हैं तो उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड लिए हैं। यदि वो प्रोडक्शन में गई हैं तो देश को उन्होंने बेहतरीन सीरियल्स दिए, एक टीम लीडर के रूप में आई है। राजनीति के क्षेत्र में आई है तो महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक सफलतम कार्यकाल पूरा किया है। और उसके बाद जब राहुल गांधी के विरुद्ध उनको 25 दिन पहले टिकट देकर अमेठी भेजा गया तो राजनीतिक रूप से नाको चने चबवाने की जो कहावत होती है, मुझे लगता है अमेठी में उन्होंने चरितार्थ करके दिखाई है। और इसी से कांग्रेस आहत है। और यही कारण है कि सामंती कांग्रेस जो जाति के आधार पर निर्णय करती है, धर्म के आधार पर राजाओं के बच्चों को ही केवल मंत्री बनते देखना चाहती है, व्यापारियों को देखना चाहती है, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की सरकार चलाना चाहती है, वो कभी चाय वाले को प्रधानमंत्री होते नहीं देखना चाहती, वो किसी गरीब घर की बिटिया को कभी मंत्री होते नहीं देखना चाहती है। तो ये कांग्रेस की कुंठा मात्र है। और मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी जी ने जो राहुल जी को जो चुनौती दी थी, जो उनको 1 लाख तक लाके सिमटा के खड़ा कर दिया था, जब पूरा परिवार लगा तो बड़ी विपरीत परिस्थितियों में इसका जवाब जरूर कांग्रेस से लेंगे। ये आप करें, आप ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने ये इल्जाम क्यों लगाया है या कांग्रेस ने ये मुद्दा क्यों उठाया है, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि जो मुद्दा एफिडेविट को लेकर उठाया गया है वो मुद्दा उठाने लायक है। बिल्कुल नहीं, मैंने इस बात को खंडन किया है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यदि आप ये आरोप लगाते हैं कि एफिडेविट गलत है, मैं कह रहा हूं ये एफिडेविट सही है, उसमें जानकारी उनके संज्ञान में दी गई है। अब इसका फैसला जो होता है किशोर जी, वो पटल करते हैं। ये दोनों एफिडेविट स्मृति ईरानी के ही है ना। देखिए, कांग्रेस का आरोप यह है, कांग्रेस का आरोप यह है कि नहीं, वो चिंता की बात आपके लिए बेशक ना हो, लेकिन कांग्रेस का आरोप यह है कि शिक्षा मंत्री बनी है, उनकी शिक्षा को लेकर उन्हीं के द्वारा दिए गए 2 एफिडेविट में 2 अलग अलग बातें हैं। इसलिए यह सवाल उठाना अहम है कि कौन सी बात सही है। देखिए, 2 बातें बिल्कुल नहीं है। उन्होंने 12th किया, 12th के बाद वो ग्रेजुएशन जो कर देंगे, उन्होंने लिखा परसुइंग दैट कोर्स। एक जगह हो सकता है परसुइंग नहीं लिख पा, शी हैज नेवर सेड एनीथिंग इन कंक्लूसिव मैनर। तो मुझे लगता है इतना रूम उनको देना चाहिए कि वो अपना पक्ष रखें। रहा सवाल जो आपने योग्यता का उठाया, तो क्या शैक्षणिक योग्यता राहुल गांधी की देखी गई, जिसका जवाब हम लोग मांग रहे हैं? क्या शैक्षणिक योग्यता ज्ञानी जैल सिंह? योग्यता का सवाल मैंने तो उठाया भी नहीं वाजपेयी साहब, बनाया था। तो मुझे लगता है ऐसे कई सवाल हैं, मैंने उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। मैंने तो उठाया भी नहीं योग्यता का सवाल, और योग्यता की तो बात भी नहीं हुई। योग्यता का सवाल कांग्रेस उठा रही है, दूसरे मधु किश्वर जी उठा रही हैं। कांग्रेस की दिन भर से डिबेट भटकाने वाली बात है। मैंने बताया है कि वो बेहद योग्य व्यक्ति हैं। स्मृति जी जिस क्षेत्र में गई, शी एक्सेल्ड इन दीज एरियाज। जब वो एक्टिंग के क्षेत्र में गई तो बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं। वो प्रोडक्शन के क्षेत्र में रही हैं तो उन्होंने बेहतरीन सीरियल्स दिए हैं। वो राजनीति के क्षेत्र में आई हैं तो बेहतरीन राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष रही हैं। मुझे लगता है आपने मधु किश्वर जी को भी सुना होगा, आपने कांग्रेस को भी सुना होगा। डिपार्टमेंट में भी करेंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। नहीं, आपका विश्वास है और वो देखा भी जाएगा कि क्या नीतियां रहती हैं। मेरा भी खुद का भी ये मानना और हमारे भी मानना कि नीतियों पे आलोचना होनी चाहिए, उन पे सवाल उठने चाहिए, व्यक्तियों पे नहीं उठने चाहिए। लेकिन जो बिंदु मधु किश्वर जी ने उठाया, आपने भी सुना होगा उनको, उनका कहना है कि ये शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अहम फैसले लेने हैं और इसलिए इस क्षेत्र के लिए, इस मंत्रालय के लिए कम से कम इस तरह के व्यक्ति को नहीं होना चाहिए था। यह मधु किश्वर जी ने इस बिंदु पर उठाया उसे। बिल्कुल उनका ये मत हो सकता है, लेकिन हमारा ये विश्वास है कि मधु किश्वर जी के इस मत को ध्वस्त करेंगी, परास्त करेंगी और इन्हीं का मत 6 महीने बाद बदलेगा जब वो इस मंत्रालय में परफॉर्म करेंगी। उन्हें समय दीजिए। उन्होंने जैसा सभी क्षेत्रों में अपनी दूरदृष्टि और पक्के इरादे से काम किए हैं, हमें लगता है एचआरडी में भी उस परिवर्तन की आवश्यकता है। हमने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज के एचआरडी मिनिस्टर देखे हैं किशोर जी, और उन्होंने रसातल में पहुंचा दिया भारत की शिक्षा व्यवस्था को। आज विश्व के पटल पे बिल्कुल नीचे हम पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है यहां पर एक विजनरी लीडर की आवश्यकता है। डिग्रियों के लोग तो बहुत हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, टेक्नोक्रेट बहुत हैं डिपार्टमेंट में जो मदद कर सकते हैं, लेकिन एक वाजपेयी जी रोक रहा हूं आपको, मैं रोक रहा हूं आपको। लीडर शोभा ओझा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और वाजपेयी जी, आपने जो अभी इतनी सारी बातें की जिनका जवाब शोभा ओझा जी से जरूर लेना चाह रहे थे। शोभा जी, वाजपेयी जी का कहना है ये कांग्रेस की कुंठा है, राहुल गांधी को जो चुनौती दी स्मृति ईरानी ने, इसलिए आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए आप ये मुद्दा उठा रहे हैं। एफिडेविट का मुद्दा जो है एक छोटा मुद्दा है जो सुलझा लिया जाएगा और उस पर सफाई दे दी जाएगी, और जहां तक योग्यता की बात है वो मुद्दा है ही नहीं।
देखिए, एफिडेविट का मुद्दा कैसे छोटा मुद्दा है मेरे समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति झूठा हलफनामा दे रहा है इस देश को कि वो एक बात बताता है कि वो ग्रेजुएट है, दूसरी बात पता लगता है पहले 2004 में बीए पास बताती हूँ अपने आप को, 2014 में बीकॉम फर्स्ट ईयर पास बताती हैं। तो हलफनामा झूठा देना, क्या शिक्षा मंत्री इस देश का यही शिक्षा देगा कि आप झूठे हलफनामे दो और अपना कुछ भी एजुकेशन बताओ और नौकरी पाओ, चाहे कहीं काम धंधा करो या एक एजुकेशन अपनी क्वालिफिकेशन झूठा हलफनामा देके सिद्ध करो? क्या ये इस देश का एजुकेशन मिनिस्टर ये सिद्ध करेगा, ये बताएगा? ये प्रश्न है आज वाजपेयी जी से। देखिए, ये कहीं साबित नहीं हुआ है किशोर जी की वो झूठा हलफनामा है। ये कांग्रेस के मिथ्या आरोप हैं। कौन सा? एक तो झूठा है ही ना, दोनों में से वाजपेयी जी, या तो 2004 वाला झूठा है या 2014 वाला झूठा है। ये झूठे आरोप हैं। आप बताइए। नहीं, आप नहीं, झूठे आरोप कहाँ बताइए? हलफनामा 2004 का सच है या 2014 का सच है? वाजपेयी जी आप ये बताइए। शोभा जी, ये तो न्यायालय तय करेगा ना कि आप तय कर लेंगी। गवाह भी आप, मुद्दई भी आप, जज भी आप, वकील भी आप, और आप ही तय। नहीं, लेकिन वाजपेयी जी एक मिनट, वाजपेयी जी एक मिनट, कैसे आप कह सकती हैं झूठा है? नहीं, वाजपेयी जी मेरा सवाल ये, आप कह रहे हैं कि वो न्यायालय तय कर रहा है। न्यायालय एक चीज को तो तय कर सकता है, लेकिन ये दोनों हलफनामे एक ही व्यक्ति ने दिए हैं, दोनों में से एक ही सही हो सकता है ना? ये तो आप मानेंगे कि दोनों में से एक ही सही है? किशोर जी, चलिए आप इसको यदि ऐसा भी मान लें, 2004 में वो एक कोर्स कर रही थी जिसकी बात कही गई है, 2014 में वो दूसरा कर रही, 10 साल का फासला है। नंबर 1। नंबर 2, ये भी हो सकता है कि कहीं पर कोई एरर हुई हो, लिखने में एरर हुई हो, टाइपिंग में एरर हुई। मुझे लगता है इन सब बातों को आप उन पटलों के लिए छोड़ दीजिए। नहीं, पहली बात देश को चलाने की बात करिए। एचआरडी मिनिस्टर के रूप में भी उन्होंने कोई विजनरी डिसीजन, वो आपका पॉइंट लिया वाजपेयी जी, सब बातें करना चाहिए। उस पॉइंट में तो सोनिया जी के भी गलत रहे। उस बिंदु पे बहस नहीं कर रहा हूं मैं, और उस बिंदु में आपका विरोध भी नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने खुद कहा कि हो सकता है 2004 में एक कोर्स कर रही हूं, 2014 में दूसरा कोर्स कर रही हूं, लेकिन 2004 में जिस कोर्स की बात की उन्होंने कहा कि वो उन्होंने 1996 में कर लिया था। 2004 में नहीं कर रही थी, वो 1996 में पूरा कर लिया था। 2014 में जो, हाँ, और 2014 में भी एक दूसरा कोर्स है। जी, इन सब बातों के जवाब आपको मिल जाएंगे, इन सब बातों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और हम कह रहे हैं कि इसमें कोई सत्यता नहीं है, ये केवल डर्टी ट्रिक्स पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट का है। और आपने देखा था सोनिया जी के एफिडेविट में भी गलतियां थी, जिसकी वजह से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उस पर केस लगाए हुए हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता पर भी केस लगे हुए हैं, जिसका जवाब उनको देना है। लेकिन हमने उसको कभी राजनीतिक विषय नहीं बनाया। लेकिन कांग्रेस तिलमिलाई हुई है, ये बात आप मानिए। उन्होंने बहुत चुन के स्मृति ईरानी को चुना है, क्योंकि स्मृति ईरानी को टारगेट इसलिए बनाया है कि उन्होंने राहुल जैसे व्यक्तित्व को टक्कर दी है। ये बात उनको हजम नहीं हो रही है, और टक्कर ऐसी दी है कि वो 1 लाख मार्जिन पे ले आए। उनकी जीत के मायने नहीं रह गए किशोर जी। इतनी राजनीति तो देश को भी समझ में आती है। नहीं, शोभा, मैं शोभा जी के पास शोभा जी एक और सवाल के पास, एक और सवाल के साथ मैं आपके पास जाऊंगा। ये चलिए, एफिडेविट का मुद्दा जो है, जो आपने उठाया, उसमें से दोनों में से एक सही है, वो तो साफ दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद क्या ये सवाल उठाने से योग्यता कम हो जाती है स्मृति ईरानी की शिक्षा मंत्री के रूप में? इस बहस में हमारे साथ शोभा ओझा जी और हितेश वाजपेयी साहब जुड़े हुए हैं। शोभा जी, क्योंकि आप बहस में कुछ देर बाद आई और हितेश जी अपनी बात रख चुके थे, इसलिए मैं सीधा सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि एफिडेविट की बात हुई, आपने कहा दोनों में से एक सही है, हो सकते हैं, उस पर हमने हितेश जी से सवाल भी पूछा। मेरा सवाल आपसे ये कि दूसरा जो मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, योग्यता और कार्यक्षमता का, वो तो अभी आपने देखी नहीं, वो कैसे सवालों के घेरे में है? देखिए, जहां तक अगर हम पूर्व में उठा के देखें कि एचआरडी मिनिस्टर्स कौन रहे, या पहले शिक्षा एक अलग मंत्रालय होता था, उसके मिनिस्टर्स कौन रहे हैं, विद्वान लोग हमेशा रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रहे तो भी मुरली मनोहर जोशी जी रहे। और मुरली मनोहर जोशी जी ने जो किया उस पर आपने सवाल उठाए थे, और मुरली मनोहर जोशी जी ने जो किया उस पर आपने सवाल उठाए थे। नीतियों पर सवाल उठाना सही है, यहाँ पे आप व्यक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। पूरे प्रश्न आप जवाब मुझे देने दीजिए। शिक्षा मंत्री या एचआरडी मिनिस्टर खास तौर पे ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता रहा है जो विद्वान रहे हैं, जो पढ़े लिखे रहे हैं, जिनका विजन रहा हो
क्योंकि ये इतनी बड़ी मिनिस्ट्री जिसका शिक्षा, स्कूली शिक्षा से लेके तकनीकी शिक्षा से लेके तमाम पूरी शिक्षा पर जिसका विजन होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जिसका विजन होना चाहिए। तो वो तो अभी आपने देखा नहीं ना विजन, उतना शिक्षित नहीं। आपने तो विजन देखा नहीं। जब व्यक्ति आज IIM IIT के लिए नीति निर्धारण की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, अगर व्यक्ति अंडर ग्रेजुएट खुद ही होगा तो उसका क्या विजन होगा? क्या इस देश में नहीं, मतलब ये जी बिल्कुल बिल्कुल शोभा जी यही बात, ये जो आपने कहा, आपने जो कहा यही बिंदु है, यही बिंदु है, यही बिंदु है शोभा जी, जो आपने कहा कि ऐसे व्यक्ति का विजन क्या होगा। आपने अपने मन में खाका बनाया हुआ है कि इस तरह के लोग, इस तरह के लोगों का विजन नहीं हो सकता। 12वीं का सर्टिफिकेट नहीं दिया किशोर जी, तो उनके विजन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। नहीं, वो एक अलग मुद्दा है और वो मुद्दा अहम है। मेरा सवाल है, राहुल गांधी जी ने तो 12वीं का प्रमाण पत्र भी आज नहीं दिया है। ह्यूमन रिसोर्स के अंडर में आती है, तो मेरा सवाल व्यक्तियों पे नहीं है, मैं व्यक्तियों पे सवाल नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सवाल नीतियों पे होना चाहिए। 8वीं पास है, आज उसकी बात नहीं है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा को अपने मैनिफेस्टो में भी काफी अहमियत दी थी, पर जब शिक्षा की बात आती है तो ऐसे मंत्री के साथ क्या ये संभव है कि देश ऐसे मतलब कैसे प्रणाली या ऐसे मतलब कैसे शोभा जी? ऐसी जो अंडर ग्रेजुएट है, जो ग्रेजुएट तक नहीं है, या जो गलत हलफनामा देते हैं अपनी खुद की शिक्षा को राजा करीमोजी कलमाड़ी जैसे। देखिए हलफनामे की बात, मैं हलफनामे की बात आपको कह रहा हूं, हम मान रहे हैं कि उन दोनों में से एक ही सही है, वो बिंदु आपका सही, उस पर हमने उनसे सवाल पूछा। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्यों नहीं, ये हमने ऐसा क्या खाका बनाया हुआ है कि जब तक किसी की नीतियां देखी नहीं, ये कह दिया कि क्योंकि उन्होंने कॉलेज से आगे पढ़ाई नहीं किया या कॉलेज तक ही पढ़ाई किया है या सिर्फ करस्पॉन्डेंस कोर्स किया है तो वो नीतियां नहीं निर्धारित कर सकते। ये मिनिस्ट्री का काम, ये एक्सपर्ट्स तो मिनिस्ट्री में अलग होंगे ना, मिनिस्टर ही एक्सपर्ट हो, ये तो अमेरिका में होता है जिसके आप खिलाफ रहे हैं। बिग मिनिस्ट्री, आप अमेरिकन सिस्टम के खिलाफ रहे हैं। स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज के लोगों ने क्या किया इस देश के साथ? शिक्षा मंत्री अपनी शिक्षा को लेकर ही गुमराह करे देश को, जो खुद शिक्षा मंत्री अपनी ही शिक्षा को लेकर अगर देश को गुमराह करता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या शिक्षा मंत्री बनने लायक है? पहला प्रश्न चिन्ह तो वहीं आता है। तो वो उस सवाल पे हमने बात कर ली, लेकिन दूसरा योग्यता और कार्यक्षमता का सवाल। राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं? उनका कौन सा सर्टिफिकेट इस लायक है? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहती है शोभा जी? ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है? उनका अनुभव है एज ए पार्लियामेंटेरियन, तो उनका भी अनुभव है। देखिए ये आपकी नजर में इधर अनुभव है, उनकी नजर में उधर अनुभव है, और वो प्रधानमंत्री का अधिकार है कि किसे मंत्री बनाए। नहीं, उनका 12वीं का सर्टिफिकेट तो बता दीजिए कौन से स्कूल से करी है उन्होंने। देखिए वाजपेयी, नहीं आप खुद देख लीजिएगा, उनने भी हलफनामा दिया। वाजपेयी जी, शोभा जी, एक मिनट माफ कीजिएगा, मैं ब्रेक लेना चाहूंगा यहाँ पर। झूठा हलफनामा नहीं दिया है कहीं भी। नहीं, हलफनामे के बाद झूठा हलफनामा नहीं दिया है कहीं भी कि 2004 में अलग दिया, 2014 में अलग दिया। शोभा जी, वाजपेयी जी सर्टिफिकेट दिखा दीजिए मैडम। वाजपेयी जी देखिए, जो हलफनामे का मामला है, जो एफिडेविट का मामला है, एक मिनट शोभा जी, जो एफिडेविट का मामला है और हलफनामे का मामला है, उस पर जवाब बिल्कुल देना बनता है। दोनों में से एक ही सही है, लेकिन योग्यता और कार्यक्षमता, माफ कीजिएगा, वक्त हमारे यहाँ पर खत्म होता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शोभा जी आपका। हलफनामे का मामला, एफिडेविट का मामला, उस पर जवाब बिल्कुल बनता है, लेकिन क्षमता, योग्यता, ये तो अभी देखनी है, इस पर अभी से कैसे सवाल हो सकता है। मंत्रिमंडल का ऐलान होते ही सुर्खियों में है स्मृति ईरानी। इस बार सुर्खियों की वजह बना है मोदी सरकार में उन्हें मिला मानव संसाधन विकास मंत्रालय। स्मृति की शिक्षा पर सवाल उठाते हुए विरोधी निशाना साध रहे और बीजेपी को उनके बचाव में उतरना पड़ा है। स्मृति ईरानी की पूरी कहानी पर नजर डालते हैं। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। 26 मई को स्मृति ईरानी को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा और 27 मई को मिला केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का विभाग, और यही बन गया वजह एक नए विवाद की। हमने सिर्फ ये कहा है कि जो उपयुक्तता है, जो संबंध है इस मंत्री मंडल के इस पोस्ट की का और डिग्रीज का या शिक्षा का, वो मुद्दा उठाया। इतना बड़ा विभाग और जिनको कोई अनुभव नहीं है और उनको पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना कहाँ तक उचित है। हमारी तो बिना मांगी सलाह उनको यही होगी
कि इस तरह की अराजकता और अहंकार से उनका जो कुछ भी बचा खुचा जनाधार है वो भी ध्वस्त होगा। जो ये चयन हुआ है शिक्षा मंत्रालय में फुल कैबिनेट रैंक, ये सिर्फ मुझे ही नहीं, मुझे लगता है सबको दंग करने वाला है। करीब 11 साल की राजनीतिक पारी खेलने के बाद अब नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में खिली है ये तुलसी। आज स्मृति ईरानी की पहचान भले ही बीजेपी के कद्दावर नेताओं में होने लगी हो, लेकिन कुछ बरस पहले तक स्मृति की पहचान अलग थी। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, बनती कहानी नई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मुंबई में छोटे पर्दे की दुनिया में आकर धमाल मचाने वाली तुलसी वीरानी और स्मृति ईरानी की एक और पहचान है। स्मृति ईरानी शायद एक अच्छा ये आदत है, करीब 11 साल की राजनीतिक पारी खेलने के बाद अब नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में खिली है ये तुलसी। आज स्मृति ईरानी की पहचान भले ही बीजेपी के कद्दावर नेताओं में होने लगी हो, लेकिन कुछ बरस पहले तक स्मृति की पहचान अलग थी। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, बनती कहानी नई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मुंबई में छोटे पर्दे की दुनिया में आकर धमाल मचाने वाली तुलसी वीरानी और स्मृति ईरानी की एक और पहचान है। स्मृति ईरानी शायद एक अच्छा ये आदत है, शायद एक ऐसी महिला का नाम है जो जिसने जीवन में किताबें तो कई पढ़ी, लेकिन वो सिर्फ एक किताबी दुनिया में अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहती थी। वो ये जानना चाहती थी कि किताबों की दुनिया वास्तविक रूप में कितनी आसान है या कितनी कठिन। मुंबई की चकाचौंध वाली दुनिया में अपना मुकाम बनाने वाले स्मृति ईरानी का बचपन दिल्ली में बीता है। पंजाबी पिता और बंगाली मां की बेटी स्मृति ईरानी का जन्म दिल्ली के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। साल 23 मार्च 1976 में जन्मी स्मृति ईरानी का पूरा बचपन दिल्ली में ही बीता। स्मृति ईरानी अपनी तीनों बहनों में सबसे बड़ी थी। स्मृति ने खुद ही एक इंटरव्यू में ये बताया था कि उन्होंने 10वीं कक्षा में कमाना शुरू कर दिया था और एक ब्यूटी प्रोडक्ट को बेचने के दौरान उन्हें रोज 200 रुपए मिला करते थे। स्मृति ईरानी दिल्ली में पैदा हुई, लेकिन उन्होंने अपनी मंजिल तलाशी मुंबई में। साल 1998 में स्मृति ईरानी ने मिस इंडिया में अपनी जगह बनाने की कोशिशें शुरू की और वे आखिरी 5 तक पहुंची। इस तस्वीर में सबसे बाएं खड़ी हुई युवती है स्मृति ईरानी। ये तस्वीर उस लम्हे की गवाह है जहां स्मृति ईरानी ने शोहरत का दरवाजा खटखटाया था। स्मृति अंतिम 5 में जगह बनाने में कामयाब रही। ये 5 तस्वीरें उसी जमाने की हैं जब स्मृति ग्लैमर की दुनिया के सहारे अपनी मंजिल तलाश रही थी। शोहरत के दरवाजे को खटखटाया जरूर, लेकिन स्मृति को यहाँ कामयाबी नहीं मिली। स्मृति को बांद्रा के मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा। जैसा इस मल्टीनेशनल कंपनी में होता है कि एक एम्प्लॉय को अकाउंट संभालने से लेकर टेबल और फर्श साफ करने तक का काम करना पड़ता है। स्मृति ने सब किया। लेकिन मुंबई से ही स्मृति ईरानी की किस्मत पलटनी शुरू हुई। हिंदुस्तान टाइम्स नाम के अखबार में छपी एक खबर के मुताबिक ऊलाला नाम के एक शो के एक एपिसोड में नीलम कोठारी की जगह स्मृति ईरानी को काम करने का मौका मिल गया और उसी के बाद से स्मृति ईरानी
एकता कपूर की नजरों में चढ़ गईं। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि स्मृति ईरानी की एकता कपूर से मुलाकात एकता कपूर की मां शोभा कपूर ने करवाई थी। बहरहाल इस मुलाकात के बाद से स्मृति ईरानी की किस्मत पलट गई और वो छोटे पर्दे की तुलसी बन गई। लेकिन इस मुलाकात के बाद स्मृति की किस्मत पलट गई, क्योंकि अब वो छोटे पर्दे की तुलसी बन गई थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में काम करने से पहले स्मृति ईरानी ने आतिश और हम हैं कल, आज और कल सीरियल में भी काम किया था। लेकिन स्मृति ईरानी को तुलसी ईरानी के रूप में पहचान मिली और देखते ही देखते स्मृति ईरानी छोटे पर्दे की सबसे दुलारी बहू बन गई। बहू के तौर पर स्मृति की पहचान बनी एक ऐसी महिला की जो शांत है, सबको साथ लेकर चलती है और भारतीय पारिवारिक मूल्यों का ख्याल करती है। सीरियल की तुलसी वीरानी का किरदार इस हद तक लोकप्रिय हुआ कि उसे मदर इंडिया का रोल भी निभा दिया गया, सीरियल में अपने बेटे अंश को मारकर। रुक जा अंश, वरना जिन हाथों से आज तक आशीर्वाद दिया तुझे, उन्हीं हाथों से तेरा इंसाफ होगा। मेरी बंदूक दिखाकर मुझे डराइए मत। छोटे पर्दे की सबसे शांत, सरल और समझदार बहू असली जिंदगी में थोड़ा अलग है। I'm a little impatient as compared to Tulsi. I want things done very fast. I hate piling up things and putting it across. So I think that difference helps me as a politician. स्मृति ईरानी को अपने विरोधियों पर तीखे वार करते हुए कई बार देखा गया है। हम गुजरात से सांसद हैं और सांसद के रूप में 2.5 साल में हमने जो काम किया वो 10 वर्ष में उनके भाई कर नहीं पाए। तो पहले तो वो ब्यौरा दें कि 10 वर्ष से उनके भाई कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी लापता हैं और पार्लियामेंट में भी लापता हैं, तो आखिर जाते कहाँ हैं? बीजेपी ने स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में उतारा था। स्मृति चुनाव तो नहीं जीत पाई, लेकिन राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी। चुनावों के दौरान ही प्रियंका गांधी वाड्रा की पीए प्रीति सहाय के साथ झड़प भी कैमरों में कैद हुई थी। आप कैसे रह रही हैं? मेरे पास अथॉरिटी आपको किस आधार पे मिली है? अरे यार, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बाहर रखा गया है। आपको किस आधार पे? 5 तारीख के बाद जो स्थानिक नहीं है उसको रहने की आजादी नहीं है। मैं बहस नहीं कर रही हूँ बहन, आपको मैं चलिए मैडम, अब उस बात को छोड़िए। मैं यही चाहूँगा कि कोई समस्या नहीं है। स्मृति ईरानी की राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई थी साल 2003 में। स्मृति बीजेपी में शामिल हुई और बीजेपी की स्टार प्रचारक बन गई। मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई है कि मैं जिन जिन क्षेत्रों में मुद्दे उठाना चाहूँ, जिन जिन क्षेत्रों में काम करना चाहूँ, उन क्षेत्रों में मुझे पार्टी सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, पार्टी वर्कर्स का सहयोग मिलेगा। तो प्रचार तक ही मेरा काम सीमित नहीं है। मैंने कहा कि मुझे ग्रास रूट लेवल से काम करने की शुरुआत करनी है और देखते हैं कि ये सफ़र कितना लंबा जाएगा। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी दिल्ली की चांदनी चौक सीट से कपिल सिब्बल के खिलाफ खड़ी हुई। मुझ पर वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं और लोगों पर ध्यान ज़्यादा क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो उनकी स्ट्रैटेजी है, उनका व्यक्तिगत तरीका है इलेक्शन से डील करने का या मुझसे डील करने का शायद। लेकिन 2004 क्या, 2014 के शुरू तक भी किसी को एहसास नहीं था कि जिस कपिल सिब्बल से चुनाव हारी हैं, उन्हीं के संभाले हुए मंत्रालय को एक दिन स्मृति ईरानी संभालेंगी। स्मृति ईरानी आज मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, लेकिन यहाँ तक स्मृति कैसे पहुँची, कैसे ग्लैमर गर्ल ने अपने आप को साबित किया, ये देखेंगे आगे। करीब 9 साल तक घर घर में आदर्श बहू के रूप में लोगों के दिलों पर राज करना जिस तरह स्मृति ईरानी के लिए महज इत्तेफाक नहीं था, उसी तरह मोदी सरकार में मंत्री बनना भी महज संयोग नहीं है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा। मोदी ने स्मृति के समर्थन में चुनाव प्रचार भी किया, पर स्मृति चुनाव हार गई। एक तरफ मेरी छोटी बहन को खड़ी कर दे और बगल में राहुल भैया और पूरे परिवार को खड़ा कर दे, पूरे परिवार को। और सिर्फ पूछिए उनको अमेठी लोकसभा क्षेत्र के गांवों के नाम पूछिए और कुछ नहीं, सिर्फ गांवों के नाम पूछिए। मैं दावे से कहता हूं, अगर स्मृति ईरानी 100 गांवों के नाम बोल पाएगी, ये पूरा परिवार 10 गांव के नाम नहीं बोल पाएगा। मोदी जिस स्मृति ईरानी की तारीफ कर रहे हैं, उसकी वजह भी साफ है। साल 2004 में एक वक्त ऐसा भी आया था जब स्मृति ईरानी के मुंह से मोदी के इस्तीफे की मांग निकली थी,
लेकिन शाम तक वो बयान वापस ले लिया गया। लेकिन वही स्मृति मोदी टीम की सबसे अहम सदस्य हैं। स्मृति खुद बताती हैं कि उनके परिवार का नाता जनसंघ के साथ रहा है। इंडस्ट्री में खुद आई, वैसे ही राजनीति में भी। माता के परिवार के जितने लोग हैं वो जनसंघ से ताल्लुक़ रखते थे, और लेकिन क्योंकि मैं अपने परिवार के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करती हूँ, इसलिए लोगों को ये थोड़ा सा अनूठा लगा कि अरे ये एक्टर क्या कर रही है इधर। 2003 में जब वो बीजेपी में दाखिल हुई तो उन्होंने स्टार प्रचारक बनने की बजाय जमीन पर काम करने की चुनौती स्वीकारी। ये वो लोग हैं राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी जो दिन में एक दूसरे को छुरा मारते हैं, रात में गले में हाथ डाले मिलते हैं टीवी पर कि हम सब दोस्त हैं, हम सब भाई हैं। एक ने तो एक डायलॉग ये मारा कि सास बहू मिलकर काम करेंगे इस बार। ये कैसी सास और ये कैसी बहू है भैया, जो अपने घर का सर्वनाश तो करती है लेकिन दूसरों के घरों को भी जलाती है। साल 2004 में दिल्ली की चांदनी चौक सीट पर कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा, हारे। लेकिन इन 10 सालों में उन्होंने बीजेपी से कदम पीछे नहीं खींचे। 2004 में स्मृति को भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र युवा इकाई का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2010 में स्मृति बीजेपी महिला मोर्चे की अध्यक्ष बनाई गयी और 2013 में उन्हें बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। साल 2011 में स्मृति ईरानी को गुजरात से राज्यसभा सांसद बनाया गया। दिलचस्प ये है कि स्मृति के फॉर्म पर प्रस्तावक के तौर पर नरेंद्र मोदी ने दस्तखत किए थे। स्मृति ईरानी मंत्री बनने से पहले गुजरात में सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण पर नजर रख रही थी। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के तौर पर प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट के निर्माण से जुड़े लोगों के एक वर्कशॉप को स्मृति ने उसी दिन संबोधित किया था जिस दिन मूर्ति का शिलान्यास गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्मृति नरेंद्र मोदी के राजनीतिक रूप से कितना करीबी हैं। सिर्फ 10 साल के भीतर स्मृति ईरानी राजनीति में इतना आगे बढ़ गई हैं कि उन्हें मोदी ब्रिगेड की सबसे अगुआ महिला बताया जाता है। बीजेपी में कुछ लोग उन्हें मोदी ब्रिगेड की सुषमा स्वराज तक कहते हैं। स्मृति के बारे में ये भी कहा जाता है कि कारोबार जगत और राजदूतों के साथ मोदी के जनसंपर्क की अहम कड़ी हैं। छोटे पर्दे की बहू आज देश के सबसे अहम मंत्रालय को संभाल रही है। लेकिन स्मृति को करीब से देखने वाले जानते हैं कि स्मृति ईरानी के लिए ये भी सिर्फ एक पड़ाव भर है। उनका सफर अभी बाकी है।